हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। अपने लिए ये पेन तलवार है और कॉपी अपने लिए ग्राउंड है। क्या है? कॉपी अपने लिए ग्राउंड है। क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, टॉपिक, चैप्टर, सब्जेक्ट, ये सब अपने लिए दुश्मन है और दुश्मन को तोड़ देंगे और फोड़ देंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, इतना याद रखना। और जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, ये डिसाइड कर देता है, जैसे लड़की की पहली मुस्कुराहट डिसाइड कर देती है कि आखिरकार तुम्हारी दोस्त बनेगी या नहीं बनेगी, वैसे ही केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर डिसाइड कर देता है कि तुम्हारी हैसियत है साइंस लेने की या नहीं है। क्या है या नहीं है, तुम आगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत बच्चे मैंने टीच करे हैं, देखा है कि बड़े शौक शौक में 11th क्लास में कई बच्चे हैं जो साइंस ले लेते हैं, फिर कुछ महीने बाद, एक आध दो हफ्ते बाद साइंस छोड़ देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आती है। और मेरा ये मानना है कि हर कोई साइंस ले सकता है, कोई टॉपिक बड़े कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, उस तरीके से पढ़ाना चाहिए। और एक पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक और पहली वीडियो है, इसलिए मैं पहले टॉपिक में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ ताकि तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएँ टॉपिक से रिलेटेड। और जो तुम्हारे दिमाग में सेट है, अभी तुम लोगों ने सुन रखा होगा कि 11th बहुत टफ होती है, बहुत कुछ याद करना पड़ता, रटना पड़ता। ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है। मेरे कोचिंग में जो ऑफलाइन में कई स्टूडेंट ऐसे भी आए जिन्हें केमिस्ट्री का सी नहीं मालूम था ना, केमिस्ट्री सुने इतनी अच्छी लगने लगी थी, केमिस्ट्री से मोहब्बत हो गई थी। तो अपने दिमाग में से एक सेट, मतलब दिमाग में से बात हटा दो कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। बेटा केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब जिसे केमिस्ट्री नहीं आती, जो नहीं पढ़ा पाता, जिसने खुद रट के पढ़ी हो, तो वो तुमसे ज़रूर कहेगा केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। सीधा सिंपल सा बात है। कि मतलब बात हुई ना कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब जो चीज़ हासिल नहीं कर पाओ तो उसे बदनाम कर दो। मैं कहता हूँ कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बेटा कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है ना, रटने वाला है। केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट गर्लफ्रेंड जैसा है, जिससे मोहब्बत होगी ना तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। उसे जितना तुम टाइम दोगे ना, उतना उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जिससे नहीं होती मोहब्बत तो फिर बोरिंग लगता है। किसी को मैथ कठिन लगती है, किसी को केमिस्ट्री कठिन लगती है, किसी को साइंस फिजिक्स कठिन लगती है, किसी को हिस्ट्री कठिन लगती है, किसी को इंग्लिश कठिन लगती है। और लगभग 95 लड़कों को तो इंग्लिश कठिन लगती ही है। वो तो मतलब यूनिवर्सल सत्य है कि लड़के की इंग्लिश तो वीक होनी है, चाहे कुछ भी कर ले। कोई गिने चुने बच्चों में इंग्लिश सही निकला है तो बहुत बड़ी बात है। माँ बाप कितने भी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ा लें, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आए, तब भी उनकी इंग्लिश वैसी होगी जैसी पहले थी। हमने तो भैया बहुत सुना है, भले CBSE में पढ़े लेकिन बहुत सुना है। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि बेटा केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये बात तुम्हें प्रूव भी हो जाएगी जब तुम पूरी 11th क्लास पार कर लोगे, तुम्हें एक भी टॉपिक रटने वाला नहीं लगेगा। और पूरी मतलब जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट मिलती जाएगी, सब फ्री है यार। अब यहाँ क्या करें, यूट्यूब पे एक बाजार सा लग गया है कि इसका कोर्स खरीदो, उसका कोर्स खरीदो। बच्चा इसी में परेशान है, एक महीने इसी में परेशान रहता है, एक हफ्ते कि आखिरकार किसका कोर्स खरीदना है। और मैं कहता हूँ बेटा यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है कोर्स यार कि तुम फ्री में पूरा IIT का तैयारी कर सकते हो, नीट की तैयारी कर सकते हो, तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास अरबों खरबों पैसे है, अंट संट खराब मतलब उल्टा उल्टा सीधा पैसा है, तो बेटा तुम कहीं किसी की भी कोर्स खरीद रहा हो, कर नहीं करोगे मेहनत तो तब भी कहीं भी नहीं होगा। और जो मेहनत करने वाला होगा ना, तो कहीं का भी कोई कोर्स ना खरीदे, यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट अपलोडेड है, तो वहीं से उसका JEE मेंस IIT सब निकल जाएगा। IIT इन सब में मान लो टॉप 100 में 5-10 बच्चे किसी कोचिंग से होते हैं, बाकी 70-80 बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। मैंने IIT नीट इन सब के ऐसी कहानी भी सुन रखी, ऐसी बातें सुन रखी है ना, कि जो कभी किसी कोचिंग में नहीं गया उन्होंने IIT नीट ये सब क्रैक करके रखे हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि सब कोचिंग से ही होता है, बस एक गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, उसका बहुत अपनी वैल्यू होती है। और देखो बेटा, ये सब बातें सुन लो, थोड़ा काम आएंगी। जिन्हें लग रहा है कि बोरिंग लग रही हैं तो उनकी बात अलग होती है।
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हज़ारों वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लाखों इसकी किताबें मिल जाएंगी और करोड़ों इसका कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन बेटा जो हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। और एक्सपीरियंस की एक अपनी वैल्यू होती है जो इंसान को महान बनाता है। एक्सपीरियंस ही इंसान को महान बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। तो एक्सपीरियंस की एक अलग वैल्यू, और हमेशा जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस है वो कोशिश करना चाहिए कि उसकी बातें सुने और जाना करके इससे क्या होने वाला है। समझ रहे ना? इसलिए टॉपिक में बने, टॉपिक तो आज नहीं कल पढ़ा जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस शेयर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने क्या बताया, आज का ज्ञान इतना है कि क्या बोलते हैं, गाइडेंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है किसी को कामयाब बनाने में। तो चलो बहुत बातें हो चुकी हैं, ज्ञान बहुत पेल लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। और केमिस्ट्री इसलिए इंटरेस्टिंग है कि बेटा तुम्हारा दिन केमिस्ट्री से शुरू होता है, एंडिंग भी केमिस्ट्री से ही होती है। अगर तुम ब्रश करते हो तो वो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, और अगर तुम पानी भी पीते हो तो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, और रात के अगर तुम दूध चाय कुछ भी खाना पीना खा के सोते हो तो वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। और जो तुम कपड़े पहने वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जो तुम हो वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। मतलब बिना केमिस्ट्री के तुम हो ही नहीं सकते हो। मतलब केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंस रोल है कि इसकी हद नहीं है, और लोग उन्होंने केमिस्ट्री को बदनाम करके रखा है। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं आती समझ में, दिक्कत इस जगह है। अगर खुद को समझ में आती होती ना तो केमिस्ट्री आसान लग रही होती। देखो, मैथ बच्चे पढ़ा लेते हैं, फिजिक्स मैन पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री लीजेंड पढ़ पाते हैं। तो अगर लीजेंड हो ना तुम तो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, अगर नहीं हो तो फिर बात अलग है। तो चलो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो तीनों सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार मैटर क्या। आखिरकार मैटर क्या होता है, इतना आसान जान लो, जिसके पास मास होता है ना उसी को मैटर बोलते हैं। ये नई नई डेफिनेशन लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं कि मैटर फलाना ढिकाना ढिमकाना, और जिसके पास मास होगा ना वो 101% स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है जैसे मान लो जगह है, इसने इतनी जगह घिर रही नहीं कि स्पेस में घिर ली है, इसी को कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैटर, देखो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि मतलब जितनी भी, देखो इतना जान लो, जो थिंग्स होती ना, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैटर हैं यार, कुछ नया उसमें थोड़ी कहानी गढ़नी है। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं मैटर के ऊपर। कहानी शुरू होती है मैटर से। जैसे हर जगह कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, वैसे ही मैटर में भी किया गया है। जैसे ह्यूमन बींग में, मतलब इंसानों में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि नहीं, फीमेल, मेल और टिकटॉकर। टिकटॉकर से समझ गए हो आखिरकार, टिकटॉकर मतलब बीच वाले। ऐसे ही मैटर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया? 2 मतलब कैटेगरी में, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया 2 में। एक किया गया है फिजिकल में और दूसरा किया गया है केमिकल में। आगे चल के फिजिकल को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब उससे भी ज़्यादा किया गया है, अलग अब अपना अपना है। केमिकल्स को भी किया गया, वही सब अपन को पढ़ना है। मतलब मैटर से सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैटर समझ गया हो ना, आखिरकार मैटर किसे बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि आखिरकार फिजिकली कैसे हम लोगों ने मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो फिजिकली जो किया गया वो किया है गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। सॉलिड को भी 2 में करा गया, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, 12th क्लास का पार्ट है, यहाँ घबराना नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो गैस एंड लिक्विड तुम 11th क्लास में पढ़ोगे और सॉलिड पढ़ोगे तुम 12th क्लास में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हेडिंग डालो। इतनी कुछ घबराने वाली, इतना समझ में आ गया ना एक किसे मैटर बोलते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम बात करते हैं फिजिकल में। हम बात करने वाले फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में फिर डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे किया है? वो किया है फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ते जा रहे हो सबसे पहले पढ़ते जाना है किस किस के बेसिस पे किया जा रहा है, फिजिकल स्टेट के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हम जानते हैं, गैस जानते हैं, लिक्विड जानते हैं और सॉलिड जानते हैं।
क्या जानते हैं? सॉलिड जानते हैं। इनकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फिर भी 9th-10th में तुमने पढ़ रखा होगा आखिरकार, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो जानते होगे आखिरकार सॉलिड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं और लिक्विड किसे कहते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में। क्या आखिरकार सॉलिड किसे बोलते हैं, लिक्विड किसे बोलते हैं और गैस किसे बोलते हैं। तो इस एक ही जगह तीनों लोगों की बात हो जाएगी। जैसे देखो, तो डेफिनेट शेप पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं आखिरकार डेफिनेट शेप का मतलब कैसा होता है। जैसे देखो, ये पेन है ना, इसका डेफिनेट शेप है। शेप जैसे मान लो सिलेंडर का है ना, सिलेंडर शेप में दिख रहा है कि नहीं? सिलेंडर में ऐसा नहीं कि तुम इसे कहीं रखोगे तो रेक्टेंगल में, मतलब स्फीयर में चेंज हो जाएगा और मतलब क्यूबाइड में चेंज हो जाएगा, क्यूब में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर पेन ऐसा सिलेंडर टाइप में है तो सिलेंडर टाइप में ही रहेगा, इसके शेप में तुम्हें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है कि सॉलिड के ऊपर डेफिनेट शेप होता है। समझ रहे कि नहीं? डेफिनेट शेप। अब हम बात करते हैं, देखो सॉलिड के पास तो होता है, लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड को तुम जैसे कंटेनर में रखोगे ना वैसा उसका शेप हो जाएगा। तो मान लो जैसे पानी तुमने रखा ग्लास में, क्या रखा? पानी रखा तुमने ग्लास में। अभी मान लो ऐसा सिलेंडर टाइप का बना हुआ है, अगर तुम इसे क्यूब में डाल दोगे ना तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? क्यूब जैसा हो जाएगा, एक क्यूब जैसा दिखने लगेगा पानी। तो आखिरकार इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। ऐसे ही सेम टू सेम होता है गैस का। अगर तुम गैस को गुब्बारे में भरे हो तो गुब्बारे स्फीयर जैसी है, अगर किसी सिलेंडर में है तो सिलेंडर में है, मगर इसका कोई भी, गैस का भी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। कन्फर्म? मतलब अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि आखिरकार सॉलिड क्या है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, डेफिनेट वॉल्यूम। लोग डेफिनेट वॉल्यूम में, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते, समझ नहीं पाते डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। क्या होता है डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेट वॉल्यूम का तुम्हें आंसर समझ में आएगा किससे? किससे समझ में आएगा? वो आएगा तुम्हें वाटर, मतलब लिक्विड से समझ में। तो हम समझते हैं लिक्विड में। क्या आखिरकार डेफिनेट वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का अगर तुम फॉर्मूला जानोगे तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा जिसके मास और डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आए। मास में तो चेंजेस नहीं आता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी डेंसिटी में चेंजेस आ जाते हैं। मुझे पता है कि ये वाली तुम्हारे दिमाग में से होने लगी बात आउट, पता है, घबरा नहीं। देखो दोबारा सुनते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास गिलास था। क्या था? ग्लास था। इस गिलास में तुम्हारे पास पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा हुआ। उस पानी का वॉल्यूम, उस पानी का हमने मान लिया है वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। क्या है? 8 मीटर क्यूब। मान लो पूरा यहाँ तक घर भरा हुआ है। ये मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करने का मतलब इसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है, तो हमने इसका बोल दिया है इसमें जो वॉल्यूम आ सकता है वो आता है 27। कितना आ सकता है? 27, या फिर मान लेते हैं 64। कितना आ सकता है? 64। तो जब तुम इसमें पानी डालोगे ना तो ये सिर्फ 8 को ही घेरेगा। कितने को घेरेगा? 8 को ही घेरेगा। ये सिर्फ 8 को ही घेरेगा और बाकी इसका 64 में से 8 हटा दोगे तो कितना? 56 इसका लेफ्ट रह जाएगा। कितने को घेरेगा? सिर्फ 8 को ही घेरेगा, बाकी इसका 56 लेफ्ट रह जाएगा। वॉल्यूम सॉलिड को समझ में आ जाता है, लेकिन इसका मतलब लिक्विड के पास भी डेफिनेट वॉल्यूम है। अब देखो गैस की आती कहानी। गैस में वॉल्यूम की कहानी और सही क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो मान लो तुम्हारे पास एक गुब्बारा है।
गुब्बारे मान लो परफ्यूम रखा हुआ है, परफ्यूम है, इसका हमने मान लिया है 8 मान लिया है। ये तुम्हारे पास बहुत बड़ा रूम है, क्या है, बहुत बड़ा रूम है, और इस रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करने का हम मीटर क्यूब मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 64,123 मीटर क्यूब। कितना मान लिया, इतना मान लिया है। तो जब तुम मान लो इस गुब्बारे के अंदर रखा है परफ्यूम, इस गुब्बारे को इस रूम के अंदर तुमने क्या किया, फोड़ दिया है। क्या किया, फोड़ दिया है। तो तुम पता देखोगे इसके हर कोने पे इसके पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे, इसके हर कोने पे। मतलब अगर कोई यहाँ बंदा जाके यहाँ सूंघेगा ना, तो यहाँ भी परफ्यूम की खुशबू आएगी, और ज़मीन पे सूंघेगा तब भी परफ्यूम की खुशबू आएगी। मतलब यह इतने से ही ने ही इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर लिया है। मतलब एक इच्छाधारी नाग है। मतलब ऐसा है कि जितना इसे स्पेस दे जाओ उतना ही फैल जाता है। तो इसके पास मतलब गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैसे डेफिनेशन लिखनी है। अब तुमसे कोई पूछेगा बेटा तुम लिखो डेफिनेशन किसकी, सॉलिड की। तुम कहना सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तुमसे कहा जाए लिखो बेटा लिक्विड की डेफिनेशन, तुम कहोगे लिक्विड हैज़ नॉट डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी तीनों की स्टेट। कैसे हो गई है, तीनों की बात आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी, किसे सॉलिड बोलते हैं, किसे बोलते हैं, और किस तरीके से। और देखो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होते हैं, और सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं। ये वाली थ्योरी भी तुम्हें धीमे धीमे सब कुछ समझ में आ जाएगी, लेकिन इतना जान लो कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव्स करते हैं। पार्टिकल्स मतलब तो भाई एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड कैटाइंस एनाइंस। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रेस्ट पे हो। दुनिया की हर एक चीज़ मोशन में है। कोई वाइब्रेशन कर रहा है तो कोई यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो रेस्ट पे है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें इतना चीज़ समझ में आ गया कि सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, और गैस की तो आराम से तुम लिख सकते हो। तो हम लोग आगे बात करते हैं किसके बेसिस पे हम बात करते हैं अब, केमिकल क्लासिफिकेशन। एक चीज़ बता दूं कि दुनिया की हर एक चीज़ तीनों स्टेट में पाई जा सकती है। कितने पाई जा सकती है, तीनों स्टेट में। तुम कहोगे बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई है, क्योंकि आखिरकार तुमने इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाया है। देखो किसी की भी स्टेट दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। किस पे, टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर। टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पे, सिर्फ दो चीज़ पे ही डिसाइड करती है। टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज कर सकता है। देखो तुमने घर में मम्मम पानी देखा है कि नहीं, वाटर अगर जमा दो तो आइस बन जाती है। वाटर तो वाटर लिक्विड में है ही। और अगर इसे उबाल दो पानी को, अगर टेम्परेचर ज़्यादा दे दो तो क्या बन जाता है, गैस बन जाती है, स्टीम बन जाती है कि नहीं, वेपर बन जाती है कि नहीं। तो ऐसे ही अब मैं कहूँगा कि बेटा ये जो तुम्हारे पास आयरन है ये भी तीन स्टेट में पाया जा सकता है। तो कई लोगों के दिमाग में बत्ती नहीं जलेगी कि अरे नहीं सर, आयरन तीन स्टेट में तो हो ही नहीं सकता है, कैसी बात करते हैं आप। हम कहते हैं बट सब हो जाता है। बस बात अलग है कि आयरन के लिए आयरन को सॉलिड से लिक्विड मतलब मोल्टन स्टेट, मोल्टन भी बोलते हैं, मोल्टन मतलब होता है पिघला हुआ, लाने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। और लिक्विड से गैस बनाने में और भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन पाई जा सकती है। तो कभी अगर तुमसे पूछा जाए कि आखिरकार सॉलिड गैस के फॉर्म में पाया जा सकता है, तो हाँ पाया जा सकता है। दुनिया की हर एक चीज़ पाई जा सकती है, बस डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम बात करते हैं किसकी, केमिकल
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि आखिरकार मैटर को केमिकल के बेसिस पे कैसे हमने कैटेगराइज किया, मतलब कैसे क्लासिफाइड, मतलब कैसे डिवाइड किया है। देखो यहाँ हमने बेसिकली डिवाइड किया कंपोजिशन के ऊपर। इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ कंपोज होना, मतलब किसी चीज़ से आखिरकार किस तरीके से उसकी बनावट है, संरचना है। जैसे देखो H2O है, वाटर है तुम्हारे पास, अगर तुम इसके एटम के बेसिस पे इसका रेशियो देखते हो तो 2:1 है। दो हाइड्रोजन है, एक ये है, 2:1 है। और अगर तुम इसके वेट पे देखते हो, मतलब मासेस पे देखते हो, तो इसका रेशियो क्या है, देखो 2 इसका होता है, 16 इसका होता है, 2:16, तो सिंप्लीफाइड करके होता है 1:8। ये मास का है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी पानी हो, दुनिया का कोई भी पानी हो, चाहे नाली का हो, चाहे गंगा का हो, चाहे बिस्लरी का हो, चाहे घर का हो, चाहे टंकी का हो, कहीं का भी हो, उन सब में एक चीज़ पाई जाने वाली है कि उन सब में वाटर का रेशियो इस यही रहेगा और चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कंपोजिशन का होता मतलब ये। आगे आगे पढ़ोगे बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आखिरकार बेसिकली समझ आए कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के बेसिस पे हमने मैटर को 2 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है। देखो कहाँ किया है, पहला किया है प्योर सब्सटेंस और दूसरा किया है मिक्सचर में। कहाँ किया, एक कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, केमिकल के बेसिस पे। केमिकल के बेसिस पे कैसे किया है कंपोजिशन। तो देखो प्योर, हम बात करते हैं प्योर को। प्योर को भी आगे डिवाइड किया गया, उनको भी डिवाइड किया, बहुत कुछ किया गया। आखिर में माइंड मैप बना के दे देंगे तुम्हें। क्या बना के देंगे, माइंड मैप, मतलब तुम्हारा पूरा हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए माइंड मैप समझने के लिए पहले स्टार्टिंग समझना पड़ता है। तो हमने क्या समझा आखिरकार, प्योर सब्सटेंस। किसकी बात करने वाले हैं हम, प्योर सब्सटेंस के ऊपर। तो प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन होता है फिक्स्ड, मतलब कंपोजिशन होता है फिक्स्ड। चलो अगर कंपोजिशन के मेथड में नहीं समझ में आता है तो हम किसके बेसिस पे बात करते हैं, हम बेसिस करते हैं कि आज के इसके अंदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखो, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन। तो ये रही गरीबों वाली सस्ती वाली डेफिनेशन। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जितनी आसान लगी है उतने में ही बच्चे, जो इतना याद रखना, जो चीज़ जितनी आसान लगे समझ लो उसमें उतनी ही तुम गलती करने वाले हो। देखो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा कि एक साइड तुम्हारे पास लिखा है सोडियम और एक साइड लिखा है H2O, अगर मैं पूछूं बताओ कि बेटा इसमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है, तो 90% स्टूडेंट कहेंगे सर ये प्योर सब्सटेंस है और ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों, मैं कहूँगा अगर बता बेटा ये सोडियम प्योर सब्सटेंस क्यों है, तो कहेंगे भैया ये देखो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ। हम कहेंगे अच्छी बात है। हम कहेंगे बताओ बेटा फिर वाटर H2O प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है, कहेंगे देखो भैया ये हाइड्रोजन से भी बना है, ये ऑक्सीजन से भी बना है, मतलब 2 चीज़ों से मिल के बना, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। मैं कहूँगा बच्चा मेरे हरे पीले लाल नीले, सबसे पहले तुम पार्टिकल्स का मतलब तो समझ लो कि पता पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। आयंस में भी कौन कौन, कैटाइंस होते हैं, एनाइंस होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो अपने दिमाग में से एक चीज़ निकाल दो कि पार्टिकल्स का मतलब सिर्फ एटम ही होता है। देखो हम प्योर सब्सटेंस का तुम्हें बताते हैं। जैसे मान लो ग्लास में क्या रखा है, पानी रखा है, तो वाटर जो होता है भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ H2 के ही मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ H2 के ही मॉलिक्यूल्स हैं, H2 के मॉलिक्यूल्स हैं। और एक साइड रखा है तुम्हारे पास क्या, पानी ऐसा जिसमें नमक घुला हुआ है। क्या हो, नमक घुला हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि बेटा ये तो देखो प्योर है, लेकिन ये प्योर नहीं, ये मिक्सचर है। अब तुमको एक ऐसी बात कर दी है, क्योंकि तुम इस पानी के अंदर अगर देखोगे तो इसके अंदर H2 के मॉलिक्यूल्स भी हैं और Na+ भी है और Cl- भी है। इसलिए क्या है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ हो, या दूसरा भी कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनका कंपोजिशन एक फिक्स्ड हो, मतलब जिनका क्या हो, फिक्स्ड कंपोजिशन।
मतलब उनका रेशियो का मास एक फिक्स्ड हो उनके पार्टिकल्स का, तभी उसको कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे। सस्ती वाली डेफिनेशन अब मैंने लिख ली है। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो बहुत ढेर सारे हैं। देखो, कॉपर हुआ, कॉपर, गोल्ड, आयरन जो हाथ लोहा देखते हो, बहुत कुछ है। वाटर पानी है, ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब हैं। तो धीमे धीमे देखना और भी तुम्हारे दिमाग में से क्लियर होती जाएगी बात। हमने क्या किया है, हमने प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया, प्योर सब्सटेंस को भी हमने दो कैटेगराइज में डिवाइड किया है। पहला जो होता है वो कौन होता है, वो होता है क्या, एलिमेंट। और दूसरे जो होते हैं वो आते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, उसमें तुम्हें घबराना नहीं है। हमने एलिमेंट को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, तब भी नहीं घबराना है। कंपाउंड देखो, अब हम बात करते हैं एलिमेंट के ऊपर कि आखिरकार एलिमेंट हम किसे कहते हैं। देखो, एलिमेंट होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम पाए जाएं, वन टाइप एटम। एटम की बात देखो यहाँ हम कर दी है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। जैसे देखो, मतलब जितने भी तुम्हारे पास क्या है एलिमेंट हैं, जैसे मतलब 118 एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वेलिन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लूओन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब 118 ये सब एलिमेंट ही कहलाते हैं। जैसे हम तुम्हें एग्जाम्पल लिख के दिखाएं तो एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट के, एलिमेंट के एग्जाम्पल बहुत सारे, मतलब 118 में से तुम कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी चीज़ लिख दो, वो सब एलिमेंट ही है। क्या है, एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सी सस्ती वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये रही एलिमेंट की सस्ती सी गरीबों वाली डेफिनेशन। एलिमेंट आर केमिकली द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस एंड हैज़ कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन यूजिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब एलिमेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जिसको आप केमिकल रिएक्शन से और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन करने के बाद तुम और ब्रेक नहीं कर सकते हो। एलिमेंट की खासियत और है कि आप ना इसे क्रिएट कर सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब एलिमेंट्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कर दिया है, तीन कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। वैसे इसकी देखो, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड कई बेसिस पे डिफाइन किया गया है, लेकिन जस्ट हमें सिंपल सा करना है। कई कई जगह इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल क्लासीफाई किए गए। यहाँ पर हमें उनके अपीयरेंस पे, उनकी कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, इन सबके ऊपर बात करनी है। तो हम बात करते हैं मेटल के बारे में। देखो, आखिरकार मेटल किसे बोलते हैं, मेटल उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो ओपेक हो। ओपेक मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। लस्ट्रस हो, जिसमें मतलब कोई चमक हो। दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस को हम मेटल बोलते हैं। जो मेटल होते हैं जनरली मेलेबल होते हैं। मेलेबल और डक्टाइल में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने मेलेबल का मतलब ऐसे याद किया था कि मेलेबल मतलब मारो, मारते हैं तो क्या मतलब पीटते हैं, मतलब सीट में चेंज हो जाता है। डक्टाइल को मैंने ऐसे याद किया था, दबाओ, दबाने से क्या होता है, जब कोई चीज़ तुम एक से दबाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वायर में। तो इस तरीके से होती है। जैसे मेलेबल होता है, जैसे अगर आयरन को तुम पीटते जाओ तो सीट में चेंज हो जाता है। और अगर कोई चीज़ सीट में चेंज हो तो उसे दोबारा तुम वायर में चेंज कर सकते हो। इस कभी बार तुमने सुना होगा कि सोने की शर्ट, तो सोने की शर्ट मतलब उसके रेशे भी तो सोने के होंगे ना, वायर बरूबर बनाए होंगे। तो ये सब मेटल में ही पाया जाता है। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे हैं। लगभग 80% जो एलिमेंट हैं वो मेटल ही हैं। क्या है, 80%। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के ऊपर। देखो, बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे थ्योरी पढ़ने जाएं तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, लूज़ करते हैं। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें सिंपल सी पढ़नी, आसान वाली, क्योंकि स्टार्टिंग 11th क्लास की है। कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी पहले जानते हैं, कुछ लोग बाद में जानते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो, नॉन मेटल किसे बोलते हैं, नॉन मेटल बहुत अच्छी आसान सी डेफिनेशन बताएं कि नॉन मेटल वो हैं जो मेटल नहीं है।
लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो अपन को लिखना पड़ता है। नॉन मेटल, नॉन मेटल आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन मेटल उन एलिमेंट को बोलते हैं या फिर उन सब्सटेंस को बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, ना ही हीट कंडक्ट करे। ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे ग्रेफाइट भी नॉन मेटल में ही आता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आगे आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, घबराना नहीं, पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। तो क्या है, और इनकी जो बात होती है कि शाइनी नहीं होते हैं, इनकी डल अपीयरेंस होती है। जैसे अगर तुमने कोयला देखा होगा ना, अगर किसी ने कार्बन देखा हो, कोयला, वो भी एक नॉन मेटल का ही पार्ट है। कोई चमक नहीं होती है, डल अपीयरेंस होती है, और ये ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। अगर मान लो तुम कोयला का तुम्हारे पास पीस है, क्या है, कोयला का, कोल का, अगर उसे तुम हैमर से उसे मारोगे, पीटोगे, तो ऐसा नहीं कुछ सीट में चेंज हो जाएगा, सीट में नहीं चूजा, पूरा बिखर जाएगा। इसका मतलब ये ब्रिटल होते हैं। आगे आगे हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं बनाना, 11th क्लास है, कुछ अलग तरीके से ही पढ़ाई होती है। एग्जाम्पल अपने पास ढेर सारी हैं, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसके लिए कार्बन का देखो, इसकी प्रॉपर्टी लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है तुम्हारे पास कार्बन। जो कोयला होता है ना, वो नॉन मेटल में ही आता है। अब तीसरी कैटेगरी है जिसे बोलते हैं टिकटॉकर। इसका मैंने नाम रखा है टिकटॉकर। मतलब जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करे और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करे। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसी चीज़ को, ऐसे एलिमेंट को हम मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे देखो, मेटल को अपन मेल मान लेते हैं, नॉन मेटल को हम फीमेल मान लेते हैं, और जो बचा वो बीच का ही तो कहलाएगा ना। तो आखिरकार क्या है, मेटलॉइड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि मेटलॉइड उसको कहते हैं, उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल की हो, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की हो। ऐसे एलिमेंट को हम मेटलॉइड बोलते हैं। तो सिलिकॉन रहा, आर्सेनिक रहा, बिस्मिथ रहा, 2-3 और हैं, ज़्यादा घबराना नहीं है। मतलब 80% जो है ना एलिमेंट, वो मेटल है, बाकी सब नॉन मेटल है। मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेटल एलिमेंट को हमने 3 कैटेगराइज में किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब दूसरा प्योर सब्सटेंस की बात होती है, वो होती कंपाउंड। देखो, कंपाउंड, और बेसिकली पूरी मैक्सिमम केमिस्ट्री कंपाउंड में ही तो चलती है। कंपाउंड की तो पूरी कहानी है। देखो, सबसे पहले आखिरकार समझो कंपाउंड को क्या कहते हैं। कंपाउंड 2 या मोर एलिमेंट से बनता है, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी कंपाउंड में 1 या 1 से ज़्यादा, ये भी कह सकते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। और दूसरी बात, जो उनका कंपोजिशन होता है, मतलब जिस चीज़ से उनका फॉर्मेशन होता है, कंबाइंड होते हैं, वो होते हैं डेफिनेट रेशियो में। कैसा होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। समझाएंगे, प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे हम सिंपल सा डेफिनेशन लिखवाएंगे, घबराना नहीं। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या सिंपल सा लेते हैं, H2O का। H2 एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्या है। वैसे एक बताऊं कि कई कई कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो एक 1 टाइप्स के एलिमेंट से ही मिलके बन जाते हैं। फिर भी घबराना नहीं, आसान है। देखो, वाटर H2O है, इसका अगर हम प्रोपोर्शन निकालते हैं बाय मास, हाइड्रोजन का 2 है ग्राम, और जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ए है 18 ग्राम, तो 16 ग्राम क्या है, ए रहा। तो इसका अगर तुम रेशियो देखो तो होगा 1:8 बाय मास। इसका कहने का मतलब दुनिया का तुम कोई भी पानी लेके आओ, या फिर दुनिया का तुम कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल्स उठा के देख लो, उसमें मास का रेशियो 1:8 ही निकलेगा। इसका कहने का मतलब था ए। ढेर सारे लॉ हैं, वो भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं। यहाँ क्या करो, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, किसकी, कंपाउंड की। तो ये रही सस्ती वाली डेफिनेशन। अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 या मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि आखिर कंबाइंड कैसे होना चाहिए, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड।
देखो इसका कहने का मतलब है, जैसे CO2 है तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। केमिकल रिएक्शन से कार्बन और ऑक्सीजन में दोबारा अलग अलग भी किया जा सकता है। जैसे अगर वाटर बनता है H2O, तो इसे दोबारा हम इस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इसमें भी हम कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इस लाइन का मतलब होता है कि मतलब उस प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है और केमिकल रिएक्शन करने के बाद इसे उसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स में दोबारा हम लाए जा सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंपाउंड दिमाग में ऐसे याद रखना, कंपाउंड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो एलिमेंट से मिलके बनता है। कंपाउंड और एलिमेंट में इतना ही फ़र्क है, कंपाउंड में एक टाइप के एटम पाए जाते हैं कंपाउंड एलिमेंट में फ़र्क है कि एलिमेंट में एक टाइप के एटम पाए जाते हैं। देखो एलिमेंट में वन टाइप के ही एटम पाए जाते हैं, और जबकि जो कंपाउंड होता है उसमें मोर देन वन टाइप के एटम पाए जाते हैं। तो देखो मोर देन वन टाइप के एटम। जैसे देखो इसका अगर क्या जानते हो, हम लोग जानते हैं आयरन का अगर पीस बना हो तो पूरा आयरन से मिलके बना है। जबकि कंपाउंड हम क्या देखते हैं, H2O देखते हैं, CO2 देखते हैं, CO देखते हैं, बहुत ढेर सारे एक्सेट्रा हैं। तो ये रही इनकी बात। मतलब कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं, एलिमेंट अलग अलग टाइप के, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम कंपाउंड। अब देखो बेसिकली कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो पूरी केमिस्ट्री अलग ब्रांच है। इनऑर्गेनिक में वही आते जो जैसे बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जैसे जो नॉन लिविंग थिंग से नहीं पाई जाएँ, इतना याद रखना। जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाई जाती हैं उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को बोलते हैं जो लिविंग थिंग से पाई जाएँ। अभी इतना ही बहुत है, आगे आगे हम लोग बहुत कुछ प्रोसीड करते जाएंगे। अब जो दूसरी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिक्सचर के ऊपर। आखिरकार मिक्सचर क्या है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर वही है जो हम रियल लाइफ में सुनते हैं। मिक्सचर मतलब कोई दो चीज़ को मिला या दो से ज़्यादा मिला दो, उसे मिक्सचर बोलने लगते हैं। पहली बात है कि केमिकल जो कंपाउंड बनते हैं उनके लिए एक स्पेशल केमिकल रिएक्शन होती है, जबकि मिक्सचर हम लोग खुद बना सकते हैं। ढेर सारे मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन भी एक टाइप का मिक्सचर है। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार मिक्सचर किसे बोलते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर एलिमेंट या कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन। पहली बात है कि एनी प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। कंपाउंड और मिक्सचर में एक मेन डिफरेंस है कि कंपाउंड में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है जबकि मिक्सचर में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है। सो दैट द कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, और ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं। जबकि कंपाउंड में जो बनते हैं उनमें जो तुम दो चीज़ें मिलाते हो जो उससे तीसरी चीज़ बनाते हो, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे देखो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और वाटर आग बुझाने के काम आता है। इन दोनों से अलग प्रॉपर्टी इसकी है कि नहीं है। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं है। अगर तुम घर में क्या बनाओ, पानी में चीनी मिला के पियो तो चीनी का टेस्ट आता है और पानी का भी आता है। ये मेन डिफरेंस है। वैसे मिक्सचर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल है, सब कुछ पढ़ते जाएंगे। अभी जस्ट पहले चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्शन है, हर चीज़ में बहुत कुछ डिटेलें पढ़नी है। अभी कंपाउंड भी पढ़ेंगे, एटम भी पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो इसलिए कह सकते हैं मिक्सचर में कंटेन टू या मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, मतलब कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन वाटर। अगर तुम ऐसा करो कि पानी में नमक ही मिलाओ तो वो भी एक सॉल्यूशन ही कहलाता है। एयर एक प्रकार का मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है, ऑक्सीजन ही पाया जाता है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है, बहुत ढेर सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो ये भी मिक्सचर है। जिस चीज़ से हमारी शुरुआत होती है जिसे चाय बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का मिक्सचर ही है। अलॉय जानते हो, वो जनरली मेटल से पाए जाते हैं। जैसे मान लो ब्रास हुआ, कांसा हुआ, ये सब क्या है, एक अलॉय है। मिक्सचर भी मतलब एटम क्या बोलते हैं, मेटल भी बनाए जाते हैं। जैसे एक अमेलगम होता है, वो भी एक
क्या है, एलॉय है। मिक्सचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं जनरली अगर बोलें, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। इस बात का भी याद रखना। मतलब हमने क्या किया है, अगर मिक्सचर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो किया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कौन के बेसिस पे। वो बेसिस होता है कि आखिरकार इनमें एक फेसेस डिफर होता है। देखो, या फिर बोल सकते हैं कंपोजिशन। आखिरकार तुम्हें समझ में आती जाएगी, बहुत आराम। देखो सुनो, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे तुम क्या लो, शुगर और वाटर, चीनी और पानी का जो घोल बनता है वो होमोजीनियस का ही पार्ट है। उसमें इस तरीके से होता है कि देखो पूरे में चीनी बराबर बराबर सी फैली रहती है। मतलब पूरे जितना जितना पानी होगा ना, इतना इसमें बराबर रेशियो में तुम्हें मतलब चीनी और पानी का रेशियो मिलेगा। जबकि जैसे एग्जाम्पल एयर हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कंपोजिशन का। ब्राश हुआ, तांबा हुआ, ये सब। अब आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है मिक्सचर का। मतलब तुम आँख से देख के ही पता लगा सकते हो कि हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे देखो, पानी में अगर चीनी एक बार घुल जाए ना, तुम आँख से देख के नहीं बता सकते इसमें चीनी है या नमक है। जबकि हेट्रोजीनियस में तुम सिंपल सी तुम अलग से देख के बता सकते हो कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इस तरीके को कहते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सैंड एंड वाटर, ये भी एक प्रकार का हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर है। ग्रेन एंड स्टोन, मतलब जो गेहूं में पत्थर मत्थर होते हैं, वो भी एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और तो मैं सिंपल सा आसान वाला बताएं, पानी का और ऑयल का। ऑयल एंड जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर कहलाता है, क्योंकि हम अलग अलग देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स है। जबकि होमोजीनियस में मतलब सेम रहता है ना पूरा, तुम पता नहीं लगा सकते इसमें क्या क्या मिक्सड है, तो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब मेन दिमाग तुम्हारे जो परेशान आ रही होगी वो आ रही होगी कहाँ पे, कि आखिरकार मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है। क्या क्या मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है। अभी जो तुम्हारी स्क्रीन पे एक पिक आ रही होगी वो पर्याप्त है तुम्हें याद करने के लिए। इतने टॉपिक देख लो कि तुम्हारी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो जब हमने अपना पूरा इतना चैप्टर पढ़ लिया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे करना स्टार्ट करते हैं समराइज। कि सबसे पहले आखिरकार हमने क्या पढ़ा है, मैटर पढ़ा। देखो मैटर, मैटर को फिर हमने दो कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड किया। एक में किया फिजिकल में और फिर किया हमने केमिकल्स में। फिजिकल को भी हमने कितने में किया, दो में डिवाइड किया है, मैं सॉरी तीन में, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। ऐसे ही हमने केमिकल को भी दो चीज़ों में क्या किया है, डिवाइड किया है। एक मिक्सचर में किया और एक क्या किया हमने, प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने में कर दिया, दो पार्ट में। एलिमेंट में किया और क्या किया, कंपाउंड में। फिर जाके हमने क्या किया, एलिमेंट को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। हमने इसी तरीके से क्या किया, कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये रहा। फिर जाके हम आए मिक्सचर में, तो मिक्सचर को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ तक सारी एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आखिरकार हमने मिक्सचर प्योर सब्सटेंस लिया, प्योर सब्सटेंस के बाद केमिकल में लिया, केमिकल में हमने क्या किया, मिक्सर लिया, प्योर सब्सटेंस लिया, प्योर सब्सटेंस को फिर हमने डिवाइड किया, किस किस में किया, एलिमेंट में किया, कंपाउंड में किया। एलिमेंट को भी हमने 3 कैटेगरी में किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड में। कंपाउंड को किया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। मिक्सर को भी कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो पे पकड़ बन गई होगी कि किस तरीके से किस किस कैसे कैसे हम लोगों ने पूरा कैटेगराइज किया है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, लग रहा है अच्छा देखते हुए, तो मेरी हेल्प करने के लिए एक काम कर सकते हो, कम से कम 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और बता दें, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, पूरा कोर्स फ्री मिलेगा तुम्हें कहीं भी किसी का कोई कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम्हें यहाँ एससी वर्मा, आईरोडोब, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, घबराना नहीं, बहुत मज़ा आ जाएगा। केमिस्ट्री अभी स्टार्टिंग है, तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। कमेंट्स में लिख के बताते रहो कि वीडियो कैसी लगी है। अगर गलती से भी कोई गलती हुई हो तो गलती समझ को उसे माफ़ कर देना, और सजेशन देते रहना कि भैया आप ऐसा करो तो और सही रहेगा, आप ऐसा करो तो और सही रहेगा। ऐसे ऐसे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब अच्छा लगता है देखने में कि आखिरकार तुम लोग भी कोई इंटरेस्ट ले रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।